नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास पार्ट नंबर 4 बाई जायसवाल सर। और इस पार्ट में हम 25 महत्वपूर्ण सबसे कठिन प्रश्न करने जा रहे हैं, जो बार बार इस कंसेप्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास का आपका 1000 MCQ यहाँ पे चल रहा है और पार्ट नंबर 4 है। टोटल यहाँ पे 1000 प्लस MCQs करेंगे आपके शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास की, क्योंकि यहाँ पे 30 में से 28 प्लस का स्कोर अगर प्राप्त करना है और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर अगर प्राप्त करना है तो प्रत्येक क्लास यहाँ पे सर्वोपरि है, प्रत्येक फीडबैक आपका सर्वमान्य है। और बाकी इसके पिछले पार्ट है, आई बटन पर लिंक दे दी गई है। प्रत्येक पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जान लेते हैं 25 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। यह प्रश्न पिछले पार्ट का मॉक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्र देता है। संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद की बात करेंगे। तो इनमें से कौन अधिगमकर्ता का जो है अधिक स्वतंत्रता देता है। अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है उसके लिए अधिक स्वतंत्रता कौन देता है, वह होता है सृजनशीलतावाद। ठीक है, जो सीखता है वह कुछ ना कुछ नया करता है, क्रिएटिविटी करता है। तो हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है। इनमें से कौन से विचारक के अनुसार जो है शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन सर्वोपरि पाना। तो किन विचारक का अनुसार मानना है कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। आपके फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक, प्लेटो की बात करेंगे। देखिए, जब भी शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, किसने कहा था ये विचार, ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपके पेस्टोलॉजी का है। जी हाँ, पेस्टोलॉजी के अनुसार जो है शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की एक प्रक्रिया की बात करेंगे, पेस्टोलॉजी की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचता है तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होता है। मूल संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित या अमूल संक्रियात्मक। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 में से जो पहली अवस्था कहलाती है हमारी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवस्था होती है। दूसरी होती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी होती है मूल संक्रियात्मक, 7 से लेकर 11। और चौथी होती अमूर्त या कौन सा होगा, अमूल संक्रियात्मक स्तर की बात करेंगे। ये होती 11 से लेकर 15, 11 से लेकर आगे की अवस्था होती है। तो जब भी शिशु बच्चे के आँख, नाक, कान का, हाथ का जिक्र होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस स्तर की बात करेंगे इंद्रिय जनित गामक स्तर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंद्रिय जनित गामक स्तर की बात करेंगे। क्योंकि पालाव का जब भी जिक्र होता है, ठीक है, क्योंकि यह संवेदी अवस्था का यह आपका हो जाता है। इंद्रिय जनित स्तर मतलब क्या होता है, एक संवेदी, और संवेदी अंग है आपके आँख, कान, हाँ, ठीक है, ये क्या है, संवेदी अंग है। तो संवेदी अवस्था अर्थात इंद्रिय जनित स्तर की बात करेंगे। इसमें बालक जो भी कार्य करता है शरीर के इसी अवस्था में संवेदी समझ होती है। आँख, कान, नाक, त्वचा हो गई। और इसमें गामक क्रियाएं भी होती हैं, ये भी जानिए, कभी कभी पूछा जाता है। तो गामक क्रियाएं की अगर बात करें, पकड़ना, खेलना, लिखना, चूमना, ये क्या कहलाती, गामक क्रियाएं कहलाती। ठीक है, और ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया है। ये अगर प्रश्न आता है तो भी आपका जीन पियाजे जी ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आई बात करेंगे 4th प्रश्न की। इनमें से कौन सा कथन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। कि यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल शक्ति की सामाजिक प्रक्रिया से है, या ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। सभी कमेंट कीजिएगा, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है, जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो ऐसा कथन जो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ को सबसे अधिक और सही ढंग से प्रकट करता है, वह हमारा कहला जाता है कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वह क्या करता है, एक मनोवैज्ञानिक को आधार प्रदान करता है, न्यू एक देता है।
और आपको पता है किसी भी घर का मकान बनाना नींव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम आधार की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका यह मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बंडूरा का मत है, अब्राहम मैस्लो की बात करेंगे, B.F. स्किनर की बात करेंगे, जीन पियाजे जी की बात करेंगे। तो किस सिद्धांतकार का यह मानना है, यह मत है, यह स्टेटमेंट है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? उनका नाम अब्राहम मैस्लो की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक श्रोपर है, श्रमान है, जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी के कड़ी में अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का जो महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, यह हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का जो महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या नहीं कार्य करना चाहेंगे? पहली बात तो कार्य को लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। जहाँ भी अवसर शब्द आता है हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, हम कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। इनामों का प्रलोभन, प्रलोभन जो शब्द है अपने आप में बच्चों के लिए एक निगेटिविटी लेके आता है, नकारात्मक पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। तो ये आप कार्य नहीं करेंगे शिक्षक के रूप में। एक प्रलोभन, प्रतिद्वंद्विता, ये दोनों आपके निगेटिव ऑप्शन, निगेटिव शब्द दे दिए गए। और बाकी बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर, अवसर शब्द हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कार्य नहीं करेंगे एक शिक्षक के रूप में? सी वाला ऑप्शन, ना प्रलोभन देकर बालकों की प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये आप कतई नहीं करेंगे। अगला यह प्रश्न है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन होती है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपरोक्त सभी विधियां होती हैं। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि अगर बात करें, मतलब जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये तीनों विधियाँ इंपॉर्टेंट है। तो उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह दावा मैकडूगल का है, कोहलर का है, वाटसन का है, E.P. पॉलाव का है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, यह और कोई नहीं कहा, यह वाटसन महोदय किया है। व्यवहारवाद के जनक जिन्हें माने जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक वाटसन महोदय की बात करें, इन्होंने कहा है कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये जादूगर है, वाटसन एक जादूगर के रूप में यहाँ पे भूमिका अदा कर रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? किस परिवार की बात कर रहे हैं? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों की अपेक्षाकृत जो है कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंध, जिज्ञासा, आक्रामकता की बात करेंगे, उपलब्धि की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, अपना स्कोर बेटर कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। एग्जाम के पहले तैयारी को 101% जो है पक्का कीजिए, क्योंकि तैयारी पक्की होती है तभी सिलेक्शन का रास्ता बिल्कुल आसान हो जाता है। तो प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत ऐसा प्रेरक जो सबसे अधिक प्रबल होता है वह होता है उपलब्धि। डी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही करेंगे। इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप सभी परिचित होंगे, आसमान मनोविज्ञान की बात करेंगे, औद्योगिक मनोविज्ञान की बात करेंगे, खेल मनोविज्ञान की बात करेंगे। ये मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान, आर्थिक शब्द अपने आप में पढ़ाई में, ठीक है, शिक्षा में, मनोविज्ञान में निगेटिव माना जाता है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, बाल विकास में साथियों प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरा तक का अध्ययन किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बाल विकास CDP की बात करेंगे तो बाल विकास गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, यही कहलाता है बाल विकास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जी हाँ, देखिए, स्किनर, सी हेल, जॉन डीवी, वाटसन, 4 मनोवैज्ञानिक हैं। इनमें से आपको बताना है कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं। तो देखिए, स्किनर मनोवैज्ञानिक है, CL हेल हैं और आपके वाटसन हैं। तो जॉन डीवी आपके मनोवैज्ञानिक नहीं। तो जॉन डीवी आपके मनोवैज्ञानिक नहीं, तो ये क्या है सभी लोग बताइएगा। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक क्यों नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है, आपको फीडबैक करके बताना है।
ठीक है, खोजिए, जांचिए, परखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शन करता है, औसत बुद्धि वाला यानी IQ लेवल लगभग 100 के आसपास है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शन कर रहा है? पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय क्षमता या गति समन्वय। काफ़ी कठिन प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा, उत्तर जानना होगा तो आसान है, बाकी ये कठिन प्रश्न है। तो एक औसत बुद्धि वाला बच्चे यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शन करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा जो है पठन अक्षमता अर्थात डिस्लेक्सिया लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों को चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या पशुओं के प्रयोग की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं होता है? तो बालकों के मस्तिष्क अवस्था का पता लगाने में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग होता है, शिक्षण विधियों के चयन में भी होता है और छात्रों को अभिप्रेरित करने में होता है। लेकिन पशुओं के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता। ठीक है, पशुओं के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, पशु के प्रयोग में क्या है? केवल मनोविज्ञान में किया जाता है। पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाएगा, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाएगा। अगला है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खाली स्थान किसके द्वारा दिया गया था? E.P. पॉलाव, स्किनर, फ्रायड या युंग की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिए, जहां आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। आप सभी के कमेंट का वेलकम अभिनंदन करते हैं। जायसवाल सर स्वागत करते हैं। साथियों, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जिसके द्वारा दिया गया था सभी लोग जानते हैं। हम बात करेंगे सामूहिक का जब भी जिक्र होता है युंग की बात करें कि झुंड की तरह नाम में आता है। झुंड एक, सामूहिक युंग शब्द। ठीक है, युंग एक लग रहा है कोई ग्रुप है। ठीक है, समूह है एक। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? युंग के द्वारा दिया गया था। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न सूची वाला प्रश्न है। सूची फर्स्ट एंड सेकंड को हमें सही उत्तर को मिलाना है। ठीक है, जॉन डीवी, टिचनर, कोफा, वाटसन यहाँ पे दिया गया है। और कौन से यहाँ पे संप्रदाय दिया गया है? गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, कृत्ववाद और व्यवहारवाद। अब आपको सही बताना है कौन सा संप्रदाय किसके लिए है। ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं ABCD करके। ठीक है, चलिए सही उत्तर जान लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखिए, जॉन डीवी का जब भी जिक्र होता है तो कौन सा आ जाएगा? जॉन डीवी के अगर बात करें तो कृत्ववाद के हैं। और वाटसन सभी लोग जहाँ परिचित होंगे। व्यवहारवाद की बात करेंगे, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। और आपका जो कोफा आता है, ठीक है, तो कोफा हमारे क्या हो जाते हैं? गेस्टाल्टवादी कहला जाते हैं। और जो टिचनर हैं ये क्या हमारे कहला जाते हैं? संरचनावाद। ठीक है, तो आपने जॉन डीवी की अगर बात करें तो जॉन डीवी कृत्ववाद, और जो टिचनर कहलाते हैं वह हमारे संरचनावाद, कोफा हो गए गेस्टाल्टवादी, वाटसन हो गए व्यवहारवादी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, तो इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, विकास ही जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। कौन सा बताइए, सभी लोग बताइए। देखिए, यहाँ पे विकास की बात करेंगे, सभी लोग बताइएगा, सभी कमेंट कीजिए। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से जो है प्रभावित होता है। ये वाला हमारा ऑप्शन एक विकास का सिद्धांत यहाँ पे होगा या नहीं होगा, आपको कमेंट करके बताना है। विकास संशोधन योग्य है, विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित। तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। देखिए, शिक्षक से भी होता है, शिक्षण से भी होता है, कच्चा कच्च के वातावरण से भी होता है और विद्यार्थी से भी होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध उपरोक्त सभी से होता है। अगला जो प्रश्न है, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। आपका बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न पूछा गया है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग एक अध्यापिका के रूप में कार्य करती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए? पुस्तक में उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, कंटेक्ट में रहना, रिलेशन बना के रहना। डी ऑप्शन की बात करेंगे, क्योंकि जब कंटेक्ट में रहेंगे बच्चे के
तभी बच्चे से हम समझ पाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा जो योगदान होता है किस में होता है? आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठा, पाठ्यक्रम या सभी की बात करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का जिक्र हुआ है और व्यवहारवाद के जनक वाटसन का जिक्र हो चुका है। हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठा की बात करेंगे। तो व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान वस्तुनिष्ठता की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? ईपी पॉलाव ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने, वाटसन ने? सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, अधिगम में जो है प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो सभी लोग जिक्र कर चुके हैं। थार्नडाइक महोदय के 2 नियम दिए गए थे। मुख्य नियम में अगर जिक्र करें तो हमारे मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं। एक आता है अभ्यास का नियम, दूसरा आता है तत्परता का नियम, तीसरा आता है प्रभाव या परिणाम का नियम। दूसरे गौड़ नियम 5 दिए गए हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम हो जाता है, एंड मनोवृत्ति का नियम हो जाता है, आंशिक क्रिया का नियम हो जाता है, आत्म क्रिया का नियम हो जाता है और साचर क्रिया। ठीक है। तो प्रभाव का नियम किसने दिया? सभी लोग जानते हैं, थार्नडाइक महोदय के जिक्र होगा। जी हाँ, थार्नडाइक के जिक्र करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की बुक्स इन्होंने लिखी। एनिमल इंटेलिजेंस बुक्स नामक इन्हीं की है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, पशु मनोवैज्ञानिक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। थार्नडाइक महोदय की जिक्र करेंगे। अगला, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्व नहीं मानता है? देखिए साथियों, स्किनर व हल व गुथरी ये दोनों जो है पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन टालमैन और गुथरी जो है पुनर्बलन को, या टालमैन गुथरी जो ऐसा युग्म है जो सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता। बाकी स्किनर हल व गुथरी मानते हैं, लेकिन टालमैन व गुथरी की बात करेंगे ये नहीं मानते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया? साइमंड, हल्टमैन, मुर्रे या बेलक की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, मुर्रे की बात करेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी की बात कर रहे हैं। साथियों, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का परिणाम होता है व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या परिपक्वता की बात करेंगे। तो बीएफ स्किनर का जब भी जिक्र होता है और इनके अनुसार भाषा विकास का जो परिणाम का जिक्र होता है वह होता है अनुकरण व पुनर्बलन होता है। ठीक है। जैसे हमने पिछले प्रश्न पर पढ़ा कि पुनर्बलन पर यहाँ पे आपके स्किनर महोदय करते हैं। ठीक है, स्किनर। ठीक है। तो स्किनर व हल भी करते हैं, गुथरी, लेकिन टालमैन जिक्र की बात करें तो टालमैन आपका यहाँ पे नहीं होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। शब्द समान तत्व इनमें से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों में ईर्ष्या से, अधिगम स्थानांतरण से या समूह निर्देशन की बात करेंगे। तो शब्द समान तत्व किसमें गहन संबंध रखता है? समूह निर्देशन में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज की क्लास का मॉक क्वेश्चन क्या है जान लेते हैं। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, साइचरवाद से या गेस्टाल्टवाद से। ठीक है। तो आपको यह बताना है शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेस है, जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह आपको कमेंट करके बताना है। और टॉप 25 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।